नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज की चर्चा लेके जो मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ, ये है ममता बनर्जी टीएमसी सुप्रीमो और मौजूदा समय वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर। ममता बनर्जी ने जो अपनी राजनीतिक पारी शुरू करी थी, वो की थी कांग्रेस के साथ। कांग्रेस जो यूथ विंग है ऑल इंडिया का, उसकी वो प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और लगातार कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस की बेहतरी के लिए खासकर बंगाल के अंदर बहुत काम किया था। लेकिन फिर कुछ मतभेद पार्टी के अंदर आए। पार्टी की जो लाइन थी उस लाइन से थोड़ा हट के स्टैंड लेना शुरू किया ममता बनर्जी ने, खासकर बंगाल के अंदर। और जब डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़े तो टीएमसी के नाम से उन्होंने अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाई बंगाल के अंदर। तो बंगाल के अंदर उनको सामना करना पड़ा। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला होता था। मुख्यमंत्री सरकार, चाहे वो जिला परिषद में या डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पंचायत के अंदर है, कॉरपोरेशन, काउंसिल, सभी के बीच जो था वो वर्चस्व हुआ करता था कम्युनिस्ट पार्टी का। और जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो काडर था वो बहुत एग्रेसिव हुआ करता था उस दौरान। कई बार ममता बनर्जी के ऊपर बहुत जानलेवा हमले भी वहाँ बंगाल में हुए। कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर, उनके काडर के ऊपर ही इसका जो है वो यही माना जाता है कि वो इन हमलों के पीछे जो है वही उनका ही काडर था। लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी ने लगातार वहाँ पे काम किया और इस समय कॉन्टिन्यूज उनकी तीसरी टर्म है एज चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। कम्युनिस्ट पार्टी जो है मौजूदा समय में वेस्ट बंगाल के अंदर उनका कोई वजूद नहीं रहा है। कांग्रेस की जो स्थिति है वो भी कमोवेश कम्युनिस्ट पार्टी जैसी है। अभी जो वहाँ पे फाइट है स्टेट के अंदर, चाहे वो स्टेट के असेंबली हैं या लोकसभा की सीट्स हैं, वो है बिटवीन टीएमसी एंड भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश के बाद होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया। 2014 से अभी तक उन्होंने भी जोर लगाया, लेकिन वो असेंबली जो है वहाँ पे अपना बहुमत साबित नहीं, उनकी सीट्स उतनी नहीं आई है कि वो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने। इसके अलावा जो 2019 के अंदर परफॉर्मेंस थी भारतीय जनता पार्टी की वो बढ़िया थी, लेकिन जो अभी हाल ही में 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है उसके अंदर ममता बनर्जी ने बताया है कि नहीं, वही एकमात्र लोकप्रिय नेता है और उनकी बराबरी का कोई नेता ना भारतीय जनता पार्टी में है और ना कांग्रेस और कम्युनिस्ट किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई ममता बनर्जी के कद का लीडर नहीं है। तो ये तो ही बंगाल की बात। अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बहुत कोशिश करती आई हैं पिछले लगभग, मैं समझता हूँ, एक दशक की राजनीति में अगर देखें तो वो स्टेट से सेंटर की राजनीति में आने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उनका प्रयास ये है कि अगर जो इंडिया गठबंधन है उनकी सरकार बनती है तो वो ममता बनर्जी फिर स्वयं ही क्लेम करती हैं, हालांकि खुल के तो उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है और शब्दावली है वो यही चाहती हैं कि अगर इंडिया अलायंस की कभी अलायंस की सरकार बननी, ऐसा संयोग बनता है, तो ममता बनर्जी फ्रंट रनर वहाँ पे होंगी एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। अब अगर इंडिया अलायंस का हम देखें, अगर हम एक समीकरण ऐसा बनाते हैं तो उनको जो चैलेंज, क्योंकि 40 सीटें हैं लोकसभा की बंगाल के अंदर, 40 सीट्स हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर डबल 80 सीटें हैं लोकसभा की। तो सबसे ज़्यादा जो रीजनल पार्टीज का जो चैलेंज है वो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की तरफ से, क्योंकि 2024 में अखिलेश यादव का लोकसभा इलेक्शंस के अंदर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त रहा है और सीटें भी जैसे मैंने बताया डबल हैं ऑलमोस्ट जो बंगाल से उत्तर प्रदेश के अंदर। तो एक तो वो कंपटीशन लगातार दे रहे हैं ममता बनर्जी। दूसरा जो है वो है स्टालिन, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। तमिलनाडु में भी अच्छी खासी संख्या है लोकसभा की अगर सीटों के हिसाब से देखें, और स्टालिन की पार्टी का भी प्रदर्शन बड़ा शानदार रहा है। हाँ, हालांकि ये बात जरूर है कि स्टालिन ने कभी भी सेंटर की राजनीति के आने में इच्छा जाहिर नहीं की। तो ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों के फेवर में जाता है। तीसरे लीडर हैं बिहार से तेजस्वी यादव। बिहार के अंदर लोकसभा की 40 सीटें हैं और तेजस्वी यादव भी अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, हालांकि 2024 लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन अगर आने वाले समय में आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो तेजस्वी यादव भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि तेजस्वी यादव का जो एक्सपीरियंस है एज पॉलिटिशियन, वो काफ़ी छोटी एज के हैं, इज जस्ट अराउंड 33 और 34, तो उनके लिए भी एक लंबा रास्ता है। तो जो
राजनीतिक पार्टियां जो राज्य की राजनीति करती हैं, उसके अंदर सबसे जो स्टिफ कंपटीशन है वो आएगा ममता बनर्जी को अखिलेश यादव की तरफ से। अब आगे देश की दूसरी सबसे बड़ी जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। 2019 के मुकाबले 14 के मुकाबले डबल सीट्स ली हैं 2024 में। राहुल गांधी ने लीड किया और ऑलमोस्ट डबल सीटें 99 सीट्स अभी कांग्रेस की होने वाली अगर प्रियंका गांधी चुनाव जीत जाती वयनाड से। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज सामने आएगा उभर के वो आएगा राहुल गांधी की तरफ से और नंबर 2 पे आएगा अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन अगर कोई इस तरह की पोजीशन बनती है कि ममता बनर्जी 35 सीट्स के आसपास लोकसभा की लेके जाती है और कांग्रेस 125 के आसपास आती है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, भविष्य में ऐसा हो सकता है, उसको लेके ऑन पॉजिटिव नोट 125 के आसपास अगर हम कांग्रेस की लेते हैं, 35 के आसपास लेते हैं ममता बनर्जी की टीएमसी की और 50 के आसपास 45-50 के आसपास लेते हैं अखिलेश यादव की सपा की, तो फिर मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की गठबंधन की सरकार बनने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कांग्रेस के ऊपर, इन दोनों पॉलिटिक जो पार्टीज हैं सपा और टीएमसी। और इस तरह का अगर कभी कोई सिचुएशन परिपेक्ष बनता है तो मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस के आधार पे एक जो फाइटिंग जो एक एटीट्यूड है ममता बनर्जी का उसको लेके और जो इतनी लंबी लगभग 3 दशक के ऊपर की उनकी राजनीतिक जर्नी है, राजनीतिक एक्सपीरियंस है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एज रहेगा ममता बनर्जी को अगर कोई इस तरह का एक सिनेरियो बनता है कि इंडिया अलायंस जो है वो बहुमत के करीब अगर पहुँचते हैं सभी अलायंस की पार्टियाँ, तो मैं समझता हूँ कि नंबर और दूसरा अगर बंगाल के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस रहता है टीएमसी का तो ममता बनर्जी नो डाउट एक कंसेंसस जो कैंडिडेट हैं वो प्राइम मिनिस्टर का बन सकती हैं आने वाले समय में। दूसरा मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ममता बनर्जी इज अनमैरिड, तो वो अभी जो उनके नेफ्यू हैं वहाँ पे अभिषेक बनर्जी जो हैं उनको प्रमोट करने का काम कर रही हैं, यानी जो पार्टी के अंदर सेकंड जो कमांड है, लाइन ऑफ कमांड है, उसको उनके जो नेफ्यू हैं, भाई के बेटे भतीजे, वो उनको उसके लिए तैयार कर रही हैं। और ममता बनर्जी की जो लीडरशिप है, जो उनका एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, उसका फ़ायदा मैं समझता हूँ अभिषेक बनर्जी को डेफिनेटली होने वाला है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।